हेलो बच्चे, आइएगा बेटा, आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आज हम सीएमए फाइनल का जून एंड दिसंबर 20 का सेट 1 देखते हैं। पहले सेट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर विद द जस्टिफिकेशन ऑफ वर्किंग्स वेयर एवर एप्लीकेबल। फर्स्ट पार्ट, एडवांस रूलिंग कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड by the authority if it has been obtained by an applicant or appellant by। सर एडवांस रूलिंग हमने देखा था, बेसिकली जब कोई भी एडवांस में पहले ही लॉ जानना चाहता है गवर्नमेंट से कि भाई वो जो भी एक्टिविटी करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, यानी एनी एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, उस एक्टिविटी पे क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, इसकी एडवांस में एप्लीकेबिलिटी जानना चाहता है कोई भी एप्लेंट, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। गवर्नमेंट ने सेपरेट इसका बॉडी बैठा रखा है, अथॉरिटी बैठा रखा है, जिसको हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कहते हैं। तो वो कह रहा है कि सर एडवांस रूलिंग में जो भी अथॉरिटी ने डिक्लेरेशन दी है वो वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, अगर ये एडवांस रूलिंग आपने ऑब्टेन की है बाय फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी ऑफ द अबव। सर इसमें सेक्शन 104 आता है जो तीनों की ही बात कहता है, यानी एनी ऑफ द अबव। आंसर विल बी पार्ट डी। वो कह रहे हैं सर किसी भी धोखाधड़ी से, फैक्ट्स को छुपा के या फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके अगर कोई भी एप्लेंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से, तो जो भी डिक्लेरेशन अथॉरिटी ने डिक्लेयर की है उसको वॉइड एब इनिशियो मान लिया जाता है, यानी इनवैलिड सिंस द बिगनिंग। क्लियर है? सो हियर आंसर विल बी पार्ट डी। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी लेवी। सर कौन सा आइटम जीएसटी में कवर नहीं होता? जनरेटर होता है सर, कंप्यूटर होता है, ज्वेलरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी। सर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो इसको हमने महंगा नहीं होने दिया, इसको जीएसटी से बाहर कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रैटिफाई जीएसटी बिल। रैटिफाई का मतलब होता है टू कंफर्म। तो जीएसटी बिल को कौन से स्टेट ने सबसे पहले कंफर्म किया था? सर आंसर विल बी आसाम, पार्ट सी। आसाम ने सबसे पहले कंफर्मेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्विस वुड बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरेंट बेसिस एक्सीडिंग। तो कोई भी सर्विस को हम कंटिन्यूअस सप्लाई कब मानते हैं? जब से वो 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा दी जाती है, यानी आंसर विल बी पार्ट सी। ठीक है जी, हमने टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक में देखा था ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वेयर ही मेक्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन याद है हमने रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में किया था। सर ये पर्सन दूसरे स्टेट में जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए जाता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है वेयर ही मेक्स टैक्सेबल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, और टैक्सेबल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई हुज प्रपोज्ड वैल्यू एक्सीड्स 20 लाख। क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है? नहीं सर, ये लिमिट तो सेक्शन 23 के अंदर है, वेयर एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है सेक्शन 24 में, यानी यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इस पर्सन का टर्नओवर कुछ भी रहे फिर भी उसको अंडर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो सर आंसर होगा यहाँ पे पार्ट ए, क्योंकि सर भले ही इंटरस्टेट सप्लाई हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, या सामान दूसरे स्टेट में ले जाने के बाद वहां पे इंटरस्टेट सप्लाई हो रही हो, दोनों ही सूरतों में उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी देना होगा। ठीक है जी, यानी खाली इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की कंडीशन नहीं होगी। आंसर यहाँ पे रहेगा आपका पार्ट ए। फर्दर, सिक्स्थ पार्ट, अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ नॉन रेजिडेंट पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। सर नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो सर उस पर तो जीएसटी लगेगा, उसका तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, हमने सेक्शन 24 में देखा। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर वो कौन सा पर्सन है जिसको रजिस्ट्रेशन
नहीं कराना। तो सर यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेकंड, एन एग्रीकल्चरलिस्ट सेलिंग प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। यस सर, आंसर विल बी पार्ट बी। पार्ट बी आपका आंसर है। याद कीजिए सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था सर, एग्रीकल्चरलिस्ट बीइंग एन इंडिविजुअल और एन HUF जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड काम कर रहे हैं खुद से या बाय हायरिंग ऑफ लेबर अंडर हिज पर्सनल सुपरविजन, उनको हमने रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है जी। देन थर्ड, डीलर एंगेज्ड इन इंटरस्टेट ट्रेड। नहीं सर, इनको तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इंटरस्टेट ट्रेड कर रहे हैं और वो भी स्पेशली गुड्स का, तो भले ही उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 40 लाख को एक्सीड ना भी करे तब भी इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सेक्शन 24 ने कंपल्शन डाली है, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर थ्रेशोल्ड लिमिट दे शैल बी लायबल टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। हाँ, सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से ऊपर एक्सीड होगी तो ही रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज होगी। तो सर इनका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर सेक्शन 24। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट अंडर सेक्शन 23 एग्जेम्प्ट है रजिस्ट्रेशन से। ठीक है जी। फर्दर, सेवेंथ, अंडर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट्स। GST में आपको ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप इन गुड्स को एज एन इनपुट यूज कर रहे हो। कब कब? इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सर उधार पे आप माल खरीद रहे हो, या goods are received and utilized and the invoice is received after 2 weeks from the supplier, या goods are destroyed by fire or services are provided by law firm on which GST has been paid under RCM। सर RCM का क्रेडिट मिल जाएगा। आपको इनवॉइस लेट हो रहा है तो जब टैक्स इनवॉइस रिसीव हो रहा है तब आपको क्रेडिट मिलता है। सेक्शन 16 में देखा, भले ही माल क्रेडिट पे क्यों ना लिया हो, हमने देखा था 180 डेज के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए अंडर सेक्शन 16, तो भी आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। आपको ITC का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब नहीं मिलेगा जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय फायर। ये बात हमने नेगेटिव लिस्ट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर देखी थी। अगर गुड्स जल के राख हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, तो सर ऐसे केस में इनका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। देयरफॉर योर आंसर विल बी पार्ट सी। ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट, इसके अंदर सेकंड पार्ट भी आया कस्टम्स एंड FTP को लेके, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट CTA 1975 द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वे दैट कंस्टिट्यूट्स सर्कमवेंशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी imposed on an article which may warrant action by the central government। सर कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर सेक्शन 9 कैपिटल A है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करता है। वो यहाँ पे कह रहा है सर, इनमें से नीचे बताए हुए ऑप्शंस में से केस बताइए, ऐसा कौन सा केस है जो एंटी डंपिंग इम्पोज नहीं होने दे रहा। पहला केस, ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल सब्जेक्ट टू इम्पोजिशन ऑफ सच एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर किसी आर्टिकल पे लगनी है ड्यूटी तो लगेगी भाई। सेकेंड, चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट, सर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड, इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन एन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म, सर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा कह रहा है, प्रोक्यूरिंग द गुड्स थ्रू एन इंडियन सब्सिडरी विच इज अ SCZ यूनिट। सर SCZ यूनिट जिसको हम फॉरेन कंट्री मानते हैं, अगर एक फॉरेन कंट्री दूसरी फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रही है तो उस पे क्या इंडियन कस्टम ड्यूटी लगेगी? भाई सोच के देखिए, इंडिया में नोएडा के अंदर, सर ये एरिया तो इंडिया में है लेकिन नोएडा के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दिया है जिसको हम डीम्ड फॉरेन कंट्री मान रहे हैं। डीम्ड का मतलब मानो ना मानो, मानना ही पड़ेगा। तो जब ये हमारे लॉ के पर्पस के लिए फॉरेन कंट्री है और यहाँ पे नोएडा SCZ के अंदर USA से गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं डंपिंग में, तो सर US फॉरेन कंट्री है और नोएडा डीम फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन कंट्री से फॉरेन कंट्री में कुछ जाएगा तो क्या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी? नहीं सर, यहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी, कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। ये तो वही बात हो गई सर, USA से ऑस्ट्रेलिया गुड्स जाएंगे तो क्या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट 4। अगर इंडिया में कोई SCZ यूनिट इंपोर्ट कर रहा है बाहर से गुड्स तो उनपे एंटी डंपिंग या कोई और कस्टम ड्यूटी विल नॉट बी लेविड। क्लियर है? फर्दर नेक्स्ट पार्ट,
Which of the following is an eligible capital good for import under EPCG? ऐसे कौन से आइटम्स है जिनको EPCG एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा? सर सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स को बेनिफिट नहीं मिलता, पावर जनरेटर सेट्स को नहीं मिलता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मिलता है। देयरफॉर आंसर विल बी पार्ट सी। हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखा था ये। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज और आर नॉट एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर कस्टम्स? कस्टम एक्ट में कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है? सर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स है, लेकिन कमिश्नर अपील सिर्फ और सिर्फ अपील देखते हैं, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। देयरफॉर आंसर विल बी पार्ट सी। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट जून एंड दिसंबर 20 सेट 1। एज वी ऑल नो जून के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए एंड जाके आगे मर्ज हो गए थे दिसंबर में, तो जून एंड दिसंबर के एमटीपी साथ में आए, जिसमें 2 सेट्स आए थे। सेट 1 अभी हमने कंप्लीट किया, अब हम सेट 2 देखने जा रहे हैं। अगेन सेट 2 में पहला पार्ट जीएसटी का है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, अंडर जीएसटी एक्ट अ सप्लाई ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड फायर क्रैकर्स पैक्ड इन अ गिफ्ट हैम्पर। दिवाली पे एक गिफ्ट हैम्पर बनाया है जिसमें स्वीट्स मिठाइयां भी रखी है, चॉकलेट्स भी रखी हैं और पटाखे भी रखे हैं। तो ये सर क्या जॉइंट सप्लाई है, कंपोजिट है, मिक्स्ड है या असॉर्टेड? सो जीएसटी में 2 ही सप्लाई होती है, कंपोजिट और मिक्स्ड। कंपोजिट होती है जहां पे एक आइटम की सप्लाई दूसरे आइटम पे डिपेंडेंट होती है, वेयर एज मिक्स्ड में दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात हमने सेक्शन 8 में पढ़ी थी ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सर यहाँ पे अब स्वीट्स की सप्लाई क्या फायर क्रैकर्स पे डिपेंडेंट है? नहीं सर, इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर ये कौन सी सप्लाई बन गई? ये क्लियरली हमारी मिक्स्ड सप्लाई है, पार्ट सी, क्योंकि इनका इनवॉइस जो है सिंगल बिलिंग में आया बिकॉज एक गिफ्ट हैम्पर बना था। ठीक है जी। सेकेंड, अंडर जीएसटी आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड एज इनपुट। सेम क्वेश्चन है जो पिछले पार्ट में हमने पिछले सेट 1 में देखा था। यहाँ पे भी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 विल बी द आंसर। इंस्टीट्यूट आपसे अगर एक्सप्लेनेशन वर्किंग मांग रहा है तो कोशिश कीजिए उसमें प्रॉपर सेक्शन, रूल या लीगल साइटेशन जरूर कोट कीजिए। ठीक है जी। फर्दर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हमने देखा अंडर जीएसटी एक्ट द टर्म एसएसी स्टैंड्स फॉर सप्लाई अकाउंटिंग सर्विस एप्लीकेशन कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड और सप्लाई एप्लीकेशन। आंसर विल बी पार्ट सी। सर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, सर्विसेज को स्टैंडर्ड नाम दिया है विद कोड्स, तो वो सिस्टम जिसके अंदर सर्विसेज को स्टैंडर्ड कोडिंग, स्टैंडर्ड नेम दिया हुआ है उसको हम एसएसी बोलते हैं, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, जीएसटी इज अ टेरिटरी बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन। आंसर विल बी पार्ट सी। हमने बिगनिंग से देखा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे डेस्टिनेशन होगी जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसी गवर्नमेंट को 50% ऑफ जीएसटी दी जाएगी। नेक्स्ट, फॉर द ईयर 2018-19 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर 2019। 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। ठीक है जी। नाउ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ 2018-19 मस्ट बी मेंटेन टिल, हमें कब तक मेंटेन करने होंगे? हमने पढ़ा था सर मिनिमम 6 इयर्स के लिए आपको प्रिजर्व करके रखने हैं, तो यहाँ पे 6 इयर्स काउंट कीजिए, 19 से लेकर 20, 20 से लेकर 21, 21 से लेकर 22, 22 से लेकर 23, 23 से लेकर 24, 24 से लेकर 25। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मिनिमम 6 इयर्स के लिए आपको बुक्स प्रिजर्व करनी है। देयरफॉर योर आंसर विल बी पार्ट बी। 31 दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक आपको इन बुक्स को प्रिजर्व करके रखना होगा। क्लियर है बेटा? फर्दर, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? दैट्स वेरी सिंपल, हम बिगनिंग से देख के आ रहे हैं। सप्लाई, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जब होगी तभी जीएसटी की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, यानी टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देन लास्टली वो कहता है 7th पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट? ड्यूअल टैक्सेशन, 2 बार टैक्स लगना, चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाना,
या आईटीसी की एलिजिबिलिटी नहीं होना, या नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी पार्ट बी। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने को हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए पीछे से इनपुट खरीदा, 100 रुपए का इनपुट था जिसपे 18 रुपए की जीएसटी थी, एक्चुअल कॉस्ट 118 थी। इसमें अपनी वैल्यू एडिशन जोड़ी 20 रुपए की, 20 रुपए की वैल्यू एडिशन जोड़ी 138 पे, अब दोबारा से जीएसटी लगा रहे हैं 18% निकाल के, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया क्योंकि 138 में ऑलरेडी 18 रुपीज जीएसटी के लगे हैं। देयरफॉर हम वैल्यूएशन में पढ़ चुके हैं कि जीएसटी के एलिमेंट को आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालते वक्त नहीं गिनना है। देयरफॉर जीएसटी जो लगेगी निकाली जाएगी वो 120 रुपए पे निकाली जाएगी, और जो जीएसटी निकल के आएगी उसमें से 18 रुपए इन द नेम ऑफ आईटीसी माइनस कर दिए जाएंगे। क्लियर है बेटा? सो हियर आंसर विल बी पार्ट बी। नेक्स्ट पार्ट बी आया इसके अंदर कस्टम्स एंड एफटीपी का। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। उन्होंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए और वो आपसे जानना चाहते हैं पैकिंग की ट्रीटमेंट अंडर कस्टम्स एक्ट। सबसे पहले, द पैकिंग मटेरियल इज ऑलवेज क्लासिफाइड विद द गुड्स पैक्ड। ऑलवेज, क्या हमेशा पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट गुड्स के अंदर जुड़ के आती है? नॉट नेसेसरली। सेकेंड, द पैकिंग मटेरियल इज नेवर क्लासिफाइड बाय गुड्स पैक्ड। नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता। थर्ड, द पैकिंग मटेरियल may or may not be classified with the goods packed. Yes sir. Answer will be part C. हमने कस्टम्स के वैल्यूएशन में देखा था, हो सकता है पैकिंग की कॉस्ट गुड्स की वैल्यू में जुड़ी हो और हो सकता हो ना जुड़ी हो, अलग से दी हो, तो ऐसे में असेसेबल वैल्यू निकालते वक्त आपको ये वैल्यू जोड़नी होगी। हाउएवर वहां पे एक एक्सेप्शन थी कि अगर रिटर्नेबल पैकिंग है और वो इंपोर्टेशन के 6 मंथ्स के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट हो जाती है, तो उस रिटर्नेबल पैकिंग की कॉस्ट को हम ऐड नहीं करते व्हाइल कंप्यूटिंग असेसेबल वैल्यू फॉर कस्टम ड्यूटी। ठीक है जी। फर्दर सेकेंड पार्ट, वंस गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया, सच गुड्स नीड्स टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द पोर्ट विद इन कितने दिन के अंदर सर? 3 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। आंसर विल बी पार्ट ए। Next, the following is not a condition precedent for grant of duty drawback for re-export of duty paid. सर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। सर हमने देखा था बाहर से कोई गुड्स इंडिया में आए जिसपे कस्टम ड्यूटी दी, पे किया आपने गवर्नमेंट को और वो माल वापस री एक्सपोर्ट हो गया, तो जो ड्यूटी दी थी उसका हम रिफंड कर देते हैं इन द नेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वहां पे हमने डेज दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखी है, तो वो कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉबैक देते वक्त कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। पहला, द गुड्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल। जो गुड्स इंडिया में आए वो ही री एक्सपोर्ट होने चाहिए, तभी हम ड्रॉबैक देंगे। सर ये तो कंडीशन है। Second, the goods should have been actually imported earlier and import duty must be paid thereupon. Sir, goods actually import हुए और उन पे ड्यूटी पे हुई हो। Yes sir, ये भी कंडीशन है। Third, the goods are actually re-exported to any place outside India. फिर वो गुड्स री एक्सपोर्ट हुए हो, इंडिया से बाहर गए हो, पहले इम्पोर्ट हुए हो और फिर उसके बाद री एक्सपोर्ट हुए हो, तभी आपको रिफंड मिलेगा। Yes sir, ये कंडीशन भी है। Fourth, entire lot of goods imported earlier should have been re-exported and no portion should remain. वो कह रहे हैं सर जितना माल आया, आपने 100 यूनिट्स मंगवाए थे, इंपोर्ट किए थे और 100 के 100 री एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी रिफंड मिलेगा। नहीं सर, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भैया जितना माल इंपोर्ट हुआ है उतना पूरा का पूरा री एक्सपोर्ट करो, उसमें से कुछ भी इंडिया में नहीं बचना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। भाई 100 यूनिट आए और आपने बाद में 100 में से 20 यूनिट अगर री एक्सपोर्ट कर दिए तो प्रोपोर्शनेटली आपको 20 यूनिट का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी पॉइंट, विच इज नॉट अ प्रायर कंडीशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। क्लियर है बेटा? ये बात सेक्शन 74 ऑफ कस्टम्स एक्ट के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पे आके हमारा जून एंड दिसंबर 20 का सेट 1 एंड सेट 2 कंक्लूड होता है। इसके आगे अब हम फटाफट से देख लेते हैं जून 2018 में आए हुए रिविजनल टेस्ट पेपर को। लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी रिलीज किया था वो दिसंबर 18 में किया था,
तो उससे पहले कि हम 2 आरटीपी अभी फटाफट से देख लेते हैं, जून 18 एंड दिसंबर 18 का। इससे पहले का आरटीपी क्यों नहीं देख रहे हैं? बिकॉज बेटा उससे पहले जीएसटी नहीं आया था। जीएसटी बेसिकली इंडिया में जुलाई 2017 में आया था और उसको लेके पहला अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने जून 18 में दिया था। देयरफॉर जीएसटी के अमेंडमेंट्स के चलते इसका जो पहला अटेम्प्ट का आरटीपी आया जून 18 का, वो अब हम लेने जा रहे हैं। तो जून 18 में सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन सबस्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ये बात हम बहुत बार देख चुके हैं। सेंट्रल एक्साइज टैक्स जीएसटी में मर्ज हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, सीवीडी ऑन इम्पोर्टेशन बिल्कुल हुआ। देयरफॉर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, पार्ट डी। सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी इज पेबल ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या जीएसटी पे होता है उन सर्विसेज पे जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहे हैं इन द कोर्स ऑफ रेगुलर बेसिस? नहीं सर। हमने देखा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर एक्सक्लूजन में कि सर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहे हैं, दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सर रेगुलर बेसिस पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज एम्प्लॉयड बाय कंपनी, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हुई है और ऐसे में जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी दे रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगी? नहीं सर। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर। याद कीजिए हमने वहां पे फ्लो चार्ट बनाया था। अगर एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है एम्प्लॉयर ने या कॉन्ट्रैक्टर ने, और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया है लेकिन उसकी सैलरी जो पे हो रही है वो एम्प्लॉयर द्वारा डायरेक्टली हो रही है, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया और सैलरी भी कॉन्ट्रैक्टर ही दे रहा है, जो फर्दर वो एम्प्लॉयर से चार्ज कर लेता है, तो सर ये सप्लाई माना जाएगा, इस पे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। देयरफॉर यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट सी, जीएसटी इज पेबल ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉय इज हायर्ड under contractual basis and employed by contractor. Employed by contractor means salary paid by contractor. इस एम्प्लॉय को अपॉइंट भी कॉन्ट्रैक्टर ने किया है और सैलरी भी पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो ये हमारे लिए सप्लाई बन जाएगा, इस पे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। क्लियर है? फर्दर तो सर यहाँ पे हो गया सेकंड में पार्ट सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, इफ अ पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम is liable to be registered on 1st October and he has applied for registration on 17th November and registration granted on 20th November, then the effective date of registration will be। ध्यान से समझिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1st अक्टूबर को अराइज हो रही है and he has applied for registration on 17th November। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, वो क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी 1 अक्टूबर को अराइज हो रही है और उन्होंने अप्लाई किया 17 नवंबर को और उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आरसी मिला, ग्रांट हुआ 20 नवंबर को। तो अब उनकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? अब यहाँ पे 2 ऑल्टरनेटिव निकल के आते हैं। अगर ये सेक्शन 22 के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करने पर लायबल हो गए, तो सर टेक्निकली स्पीकिंग इन्हें विद इन 30 डेज अप्लाई करना था और फिर इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कभी भी ग्रांट होता, इनके लिए 1 अक्टूबर ही इफेक्टिव डेट मान ली जाती है। लेकिन अगर इन पे सेक्शन 22 या 24 एप्लीकेबल नहीं हो रहा होता, रादर ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते, तो सर ये अप्लाई कभी भी करते, इन्हें जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता उस दिन से इनका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है और इन्होंने 1 अक्टूबर में लायबल होने के बाद 17 नवंबर को अप्लाई किया है, यानी 30 दिन बीत जाने के बाद अप्लाई किया है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपने आंसर के अंदर एज्यूम कर लिया है कि ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस है
और ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस है बिकॉज यहाँ पे 30 डेज का टाइम पीरियड फॉलो नहीं हुआ, देयरफॉर सेक्शन 22 नहीं लग रहा, देयरफॉर यहाँ पे इफेक्टिव डेट मानी जाएगी जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है, यानी हियर आंसर विल बी पार्ट ए, 20th नवंबर को हम आंसर मान लेंगे। बाकी आप कुछ भी अपनी एजम्पशन ले सकते हैं, ये मैं आंसर आपको आरटीपी के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फोर्थ, in case of transport of goods by rail within India, जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय रेल विद इन इंडिया, which of the following item is exempted? Postal mails and bags, defense and military equipments, household effects or alcoholic beverages? Answer will be part B. याद कीजिए हमने नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में पढ़ा था कि सर डिफेंस का या मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगी। पहले के टाइम पे पोस्टल मेल्स एंड पोस्टल बैग्स पे आते थे, बट अब उन्हें वहां से एग्जेम्पशन से बाहर कर दिया गया है। ठीक है जी। फिफ्थ, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई supplied goods to Messrs Smart Jet Airlines of Chennai flying between Delhi Mumbai. The goods are loaded in the aircraft in Delhi. The place of supply of goods will be, क्या माना जाएगा? वो कह रहे हैं सर सी ऑफ चेन्नई ने गुड्स सप्लाई किए टू मेसर्स स्मार्ट जेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई, जो फ्लाई कर रही थी दिल्ली टू मुंबई। अब सर यहाँ पे सप्लायर कौन है? ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई कौन देगा? मेसर्स स्मार्ट। और टैरिफ कौन पे करेगा? फेयर कौन पे करेगा? मिस्टर सी। तो जो पे करते हैं वो रिसिपिएंट हो जाते हैं, मिस्टर सी रिसिपिएंट हो गए। मिस्टर सी ने गुड्स सप्लाई किए स्मार्ट जेट को कि भाई दिल्ली से मुंबई माल पहुंचा दीजिए, एंड द गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। और गुड्स को लोड कहाँ पे किया? गुड्स को चढ़ाया कहाँ से? सर लोडेड हुए दिल्ली से। अब याद कीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए सेक्शन 12 है और दोनों इंडिया में हैं, दोनों चेन्नई के हैं सप्लायर रिसिपिएंट, तो सेक्शन 12(8) हो गया। सेक्शन 12(8) कहता है कि अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानिए, और अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो सर जहां से गुड्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं, जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए जा रहे हैं टू ट्रांसपोर्टर, उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब यहाँ पे सर मिस्टर सी बोला है, मिस्टर सी इंडिविजुअल है, क्वेश्चन में नहीं बताया कि मिस्टर सी जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो मिस्टर सी एज अ रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन सी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे? जहां से गुड्स हैंड ओवर किए, और गुड्स को हैंड ओवर कहाँ पे किया था? ट्रांसपोर्टर को दिल्ली से। तो आंसर विल बी पार्ट बी, दिल्ली। अगर इसी क्वेश्चन में मिस्टर सी की जगह सी लिमिटेड हो जाता तो हम मान लेते सर ये एक बिजनेस एंटिटी है, और बिजनेस एंटिटी है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम मान के चलते ये रजिस्टर्ड है, और ये रजिस्टर्ड है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है रिसिपिएंट की लोकेशन, और रिसिपिएंट होते हैं चेन्नई के, देन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है चेन्नई तमिलनाडु। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, सिक्स्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स अंडर एफटीपी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इनमें से कौन सी स्कीम ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में आती है? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, यस सर, ये ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, यस सर, ये ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के अंदर है। मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर ये रिवॉर्ड स्कीम में आती है। सर्विस एक्सपोर्ट भी रिवॉर्ड स्कीम में आती है। तो आंसर देखिएगा ऑप्शंस कहां से निकले? पार्ट ए ओनली ए, बी बोथ ए एंड बी, यस सर बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पार्ट बी, बोथ ए एंड बी। क्लियर है। फर्दर, सेवेंथ पार्ट, द प्लेस विच इज यूज्ड फॉर अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड लोडिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज नोन एज, वो जगह जहां पे बाहर से आए हुए गुड्स उतारे जाते हैं और बाहर ले जाने वाले गुड्स चढ़ाए जाते हैं, उस जगह को हम टेक्निकली क्या बुलाते हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो, आईसीडी। उस लोकेशन को हम बुलाते हैं आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो। क्लियर है। एट्थ,
द टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज फॉर एक्स बॉन्ड क्लियरेंस। एक्स बॉन्ड क्लियरेंस का मतलब क्या है सर, पहले सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराया है यानी वेयर हाउस से क्लियरेंस हुई है, यानी बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस पहले फाइल हुई थी और उसके बाद क्लियरेंस कराई जा रही है, यानी अब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एट वेयर हाउस फाइल हो रही है, यानी ये ग्रीन कलर की कॉपी बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर की जो कॉपी है उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज फॉर एक्स बॉन्ड क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं, वो कौन से कलर में होगा, व्हाइट, येलो या ग्रीन या नन ऑफ द अबव। हमने देख लिया, आंसर विल बी पार्ट सी, ग्रीन कलर। सर उन्होंने लैंग्वेज क्या बनाई, बिल ऑफ एंट्री फॉर एक्स बॉन्ड। एक्स बॉन्ड मतलब एक्स मतलब बाद में, बॉन्ड मतलब पहले बॉन्ड भरवाया और बाद में क्लियरेंस करा रहे हैं। तो बॉन्ड कब भरवाते हैं, जब बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस फाइल होती है और फिर उसके बाद क्लियरेंस हो रही है वेयर हाउस से, तो इसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन। ठीक है जी, आंसर विल बी पार्ट सी। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर कवर्ड अंडर जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस में हमने देखा था डीमेरिट गुड्स और लग्जूरियस गुड्स कवर होते हैं। तो पान मसाला, टोबैको, मोटर व्हीकल और ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सबके सब यहाँ पे कवर होंगे, पार्ट डी। देन लास्टली पार्ट 10, द ड्यू डेट टू फाइल GSTR 6 रिटर्न फॉर ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न कब तक जमा कराई जाती है। आंसर विल बी बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की 13 तारीख तक ISD की रिटर्न आपको GSTR 6 के अंदर डिपॉजिट करनी होती है। ठीक है जी। फर्दर यहाँ पे आके हमारा J18 का, जून 18 का RTP कंक्लूड होता है। इसके बाद अब हम दिसंबर 18 का एक बार क्विकली RTP देख लेते हैं। दिसंबर 18 का सबसे पहला पार्ट GST। फर्स्ट क्वेश्चन, गुड्स अंडर CGST एक्सक्लूड्स। गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर। उसमें क्या क्या एक्सक्लूड होता है, सिक्योरिटीज, अनसिक्योर्ड डेट्स, राइट टू पार्टिसिपेट इन द लॉटरी, ग्रोइंग क्रॉप्स। आंसर विल बी पार्ट ए। हमने देखा था मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूडेड होते हैं। सिक्योरिटीज क्यों एक्सक्लूडेड होते हैं, बिकॉज सर उनपे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स चार्ज होता है। सेकेंडली, GST is payable on the services provided by the employees to the employer in course of, हम देख चुके हैं सेम क्वेश्चन। एम्प्लॉय को सर्विसेज दे रहा है, उस पर GST सिर्फ और सिर्फ एक केस में लगता है जहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है कॉन्ट्रैक्टर ने और सैलरी भी कॉन्ट्रैक्टर ही दे रहा है, यानी आंसर विल बी पार्ट सी। थर्ड, इन कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिशन लेवी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स हैविंग सेम पेन, यानी डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी की बात कर रहे हैं, डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी के बीच में जो सप्लाई हुई है उनको एक्सक्लूड करें, या कंपनसेशन से एक्सक्लूड करें, या सप्लाई ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एक्सक्लूड करें। आंसर विल बी पार्ट सी। कंपनसेशन सेस कभी भी GST एंड GST कंपनसेशन सेस कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मैम खाली कंपोजिशन लेवी की बात क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए की, ऑल्दो कंपोजिशन लेवी में हमने एक पॉइंट स्पेसिफिकली और देखा था जो एक्सक्लूड होता था। हमने देखा न्यू लॉ के अंदर कि कोई भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्नड ऑन, हमने वहां पे देखा एडवांस, लोन्स या डिपॉजिट्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अर्नड है वो एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है सर, तो खाली कंपोजिशन स्कीम के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करते वक्त एक ऐसा आइटम है जो इंक्लूड नहीं होता, दैट इज इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स। ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड ऑन 11th October एंड ही हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 17th October। सर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई थी 11 अक्टूबर को और उन्होंने अप्लाई कर दिया 17 अक्टूबर को, यानी विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया गया। फिर देन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी, 17 या 11। सो यहाँ पे आंसर विल बी पार्ट बी। भाई हमने देखा पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा था, यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज के अंदर तो हम मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप सेक्शन 22 या 24 के अंदर लायबल हो गए थे।
तो ऐसे केस में जिस दिन से लाइबिलिटी अराइज हुई थी उस डेट से आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, फिर भले ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कभी भी ग्रांट हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यू डेट टू फाइल जीएसटीआर, ये अभी हमने देख लिया था, आंसर विल बी पार्ट बी 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आईएसडी की इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिटर्न फाइल होती है जीएसटीआर 6, वो अगले महीने की 13 तारीख तक आपको जमा करानी होती है। Further, in case of change in rate of tax and amount is credited to the bank account after 4 working days. सर रेट जो है टैक्स का चेंज हो गया, हमने सेक्शन 14 के अंदर देखा था, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कि सर रेट ऑफ जो टैक्स है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे में अगर बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, देन ऐसे केस में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी डेट ऑफ बैंक एंट्री। जिस दिन पैसा बैंक में क्रेडिट हुआ, पैसा बैंक में ट्रांसफर हुआ, वो डेट हमारे लिए डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। फर्दर 7th क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड हैज इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड। ये खाली जमीन किराए पे देते हैं और उससे किराया आता है। उन्होंने जमीन दी खाली किराए पे स्टड फार्म को, ये फार्म है बेटा, ठीक है, 1 लाख पे, एंड लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू कैटल फार्म, फार्म है ये, ठीक है। स्टड का मतलब होता है घोड़े का बच्चा और कैटल का मतलब गाय का बच्चा। तो सर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज के अंदर हमने देखा था कि सर किसी भी जानवर का पशु पालन होगा तो वो एक्टिविटी उसको, वो मेन एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी है वो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड होंगी, उन पे किसी पे भी जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट हॉर्स। घोड़े के पशुपालन पे जीएसटी शैल बी चार्जेबल। तो सर एबीसी लिमिटेड ने खाली जमीन किराए पे दी घोड़े के बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो इसके ऊपर जीएसटी शैल बी चार्जेबल। लेकिन इसी ने, एबीसी लिमिटेड ने एक और जमीन का टुकड़ा किराए पे दिया गाय के बच्चों को पालने के लिए, कैटल फार्मिंग के लिए, उसके ऊपर 50,000 का किराया लिया, उस पे जीएसटी शैल नॉट बी चार्जेबल बिकॉज नोटिफिकेशन 12/2017 कहता है कि सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में चाहे खेती-बाड़ी हो या पशुपालन हो, उससे रिलेटेड मेन एक्टिविटी हो या इंसिडेंटल एक्टिविटी हो, उन सब पे ही जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। हाउएवर पशुपालन के ऊपर एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा पशुपालन अगर घोड़े का हो रहा है तो सर जो घोड़ों का पालन पोषण होता है वो बड़े महंगे तरीके से होता है, जनरली रेस कोर्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, देयरफॉर उनको जीएसटी के एग्जेम्पशन से बाहर किया हुआ है, यानी उनके ऊपर जीएसटी शैल बी चार्जेबल। तो ध्यान रखिएगा, स्टड फार्म, स्टड मतलब घोड़े के बच्चे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ड नहीं पता तो फंस जाएंगे। तो स्टड फार्मिंग के लिए अगर किराए पे जगह दी है तो जीएसटी शैल बी चार्जेबल, और घोड़ों के अलावा किसी और की फार्मिंग के लिए जगह दी है तो उस पे जीएसटी शैल बी एग्जेम्प्टेड। देयरफॉर हियर आंसर विल बी पार्ट ए। घोड़ों के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए का किराया चार्ज हुआ तो 1 लाख पे जीएसटी लगेगी, बाकी 50,000 पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगी जो गाय के पालन पोषण के लिए किराए पे दी गई थी। ठीक है जी। फर्दर 8th क्वेश्चन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स इनवॉइस की कितनी कॉपी आपको मेंटेन करनी होंगी? सर सर्विसेज है तो 2 कॉपी, 1 कॉपी सप्लायर की, 1 कॉपी रिसिपिएंट की। आंसर विल बी पार्ट बी। वेयर एज अगर यही क्वेश्चन में गुड्स की सप्लाई होती तो सर 3 कॉपीज मेंटेन करनी होती, 1 सप्लायर की, 1 रिसिपिएंट की और 1 ट्रांसपोर्टर की जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर्विसेज के केस में 2 कॉपी डुप्लीकेट कॉपीज, एंड गुड्स के केस में 3 कॉपीज यानी ट्रिप्लीकेट कॉपीज आपको मेंटेन करनी होंगी। 9th क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन यूज्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन किस फॉर्म के अंदर अप्लाई करेगा? आंसर विल बी पार्ट डी, जीएसटी REG 09। REG 09 के अंदर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। 10th पार्ट, इफ अ केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ
क्वेश्चन ऑफ लॉ याद रखिएगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं, वहां पे कभी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी इश्यू रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें भी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सर वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो हाई कोर्ट भी नहीं जा सकता, बिकॉज हाई कोर्ट स्टेट के पास होते हैं, स्टेट गवर्नड होते हैं, और सर स्टेट गवर्नमेंट कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं करती, ये हमने शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अंदर देख लिया था। तो वो कह रहा है सर क्वेश्चन ऑफ लॉ है विच इज नॉट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं जाने वाला। तो ऐसे में अपील जो लगेगी वो किसके पास लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के पास लगेगी, या पहले हाई कोर्ट पे जाएगी फिर सुप्रीम पे, या अपीलेंट अथॉरिटी, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर है हाई कोर्ट। हाउएवर अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई है तो डायरेक्ट अपील किस पे जाएगी, फिर ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, सो दैट सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो पूरी इंडिया पे एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। और सर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में नहीं होती है। देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ कभी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लगा दी जाएगी। हाउएवर अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई कोई और क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो दैट शैल प्रिवेल, दैट शैल गो टू हाई कोर्ट फर्स्ट, और अगर वहां की जजमेंट से भी कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट को लगा सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके टेक्निकली हमारा दिसंबर 18 का भी आरटीपी कंक्लूड होता है। इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।